Welcome to my channel again. And we have discussed already. We are going to start Vision Test Series 2024. This is a Vision Test Series for 2024 IS UP रेट प्री टेस्ट सीरीज. तो लास्ट टाइम भी मैंने कराई थी, इस टाइम भी हम करा रहे हैं. मैंने आपको पहला शेड्यूल बताया था क्या क्या शेड्यूल्स का. इस टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी मैंने आपसे पहले डिस्कस करा था. तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं कुछ, मतलब हम यहाँ पर जिस चैनल के थ्रू हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चन को हम जो विज़न की जो टेस्ट सीरीज है जो चल रही है इस टाइम पे, वो टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पर इस बार हम नई स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हम टेस्टों को जो क्वेश्चन है उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे. पहले मैं छोटा सा डिस्कस कर दिया करता था, अब हम पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पहली बात ये है, माय नेम इज़ तरुण कुमार गौतम. आई हैव क्लियर्ड प्री एग्जाम 2 times. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय स्ट्रेटेजी वीडियो थ्रू दिस चैनल. तो पहली हमारे पास सीरीज से चल रही है विज़न की टेस्ट सीरीज 2024 का. ये टेस्ट नंबर है 1. ठीक है. इसका जो टेस्ट नंबर है वो है 1 और ये टेस्ट जो है पॉलिटी से रिलेटेड है. पहली बात, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कह रहा है इनमें से बेसिक फिलोसफी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की देखी जाए तो इनमें से कौन से हैं फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है. तो पहला पढ़ते हैं. इट गिव्स अ सेट ऑफ द बेसिक रूल्स टू अलाउ फॉर द कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ बेसिक प्रिंसिपल लॉज फॉर द नेशंस स्टेट एंड सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी द सर्टेन राइट्स टू द पीपल्स. पहली बात. तो अगर पहली बात देखी जाए तो सबसे सही बात है हमारे पास. इट प्रोवाइड द सेट ऑफ द बेसिक रूल्स टू अलाउ द कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल्स ऑफ सोसाइटी. इट्स राइट. दूसरी बात करते हैं. इट स्पेसिफाई विच ऑफ द हु हैज़ द पावर टू डिसीजन इन द सोसाइटी. ये भी सही बात है. ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन सी पावर किसके पास होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, कौन उसका हेड होगा, सब बताता है. इट सेट लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट. इट कैन बी इम्पोज ऑन इट सिटीजन. सही है. ये क्या करता है, इसके कुछ रूल्स ऐसे भी हैं, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी बताया गया है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको एक उसकी जो पावर है उसको वो लिमिट करे. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे कांट चेंज देयर बेसिक प्रिंसिपल और द फंडामेंटल राइट्स. दैट्स वाई अगर आप इसका आंसर देखो पहले वाले का तो उसका आंसर 1 2 3 तीनों सही है, तो आंसर होगा इसका डी. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये. द क्लेम ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स shall be taken into the consideration in consistency with the maintenance of the efficiency of the administration to in making of the appointment of the service and the post in connection to affairs of the union and state. This provision was provided in under which constitution. ठीक है. एक हमारे पास है DPSP. पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ उसका बेसिक क्या है. एक हमारे पास DPSP होता है जो पार्ट नंबर 4 में है. ठीक है. जो पार्ट नंबर 4 में DPSP का मतलब क्या है, डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट प्रिंसिपल. तो इनके अंदर कुछ ये हमारे पास नो जस्टिसेबल होते हैं, मतलब आप इनको लेके वहाँ नहीं जा सकते कि कोर्ट की वही जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए जाते थे कि हमारा फंडामेंटल अगर वोलेट हो रहा है तो यू कैन गो टू द कोर्ट, बट इन द केस ऑफ द DPSP यू कैंट गो टू द कोर्ट बिकॉज इट्स नॉट ए जस्टिसेबल. अभी DPSP क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे सेट ऑफ लॉ है, लॉ तो नहीं कहेंगे, एक आर्टिकल्स हैं कि डैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू देयर स्टेट. वो करने चाहिए पर लेकिन ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो उनमें से तीन चीज़ ऐसी हैं जो DPSP के बाहर है. जैसे पहला है SC ST को प्रमोशन. दूसरा, ठीक है, दूसरा है इंस्ट्रक्शन ऑफ द मदर टंग. जो मदर टंग के अंदर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो जो आर्टिकल नंबर मैं बता दूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 350A में आता है. और एक 3 है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. हिंदी लैंग्वेज ये भी आर्टिकल नंबर 351 में आता है. और ये दोनों जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 17 में आते हैं. ये पार्ट नंबर 17 में आते हैं. तो पहला हमारा SC ST का हो गया, दूसरा प्रमोशन इन द सर्विस, दूसरा है मदर टंग्स, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. तो 350 आर्टिकल 351 और दोनों ही किसी पार्टी के अंदर है, 17 पार्ट नंबर में. तो ये जो तीनों है ना ये DPSP के बाहर है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड आउटसाइड ऑफ द DPSP. तो उनमें से जो पहला वाला है वो ये लिखा हुआ है.
ठीक है। और DPSP कौन से पार्ट में आता है, मैंने ये बताया फोर्थ पार्ट में आता है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा आंसर हुआ इसका, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा आंसर हुआ भाई, फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ गया, फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ गया। DPSP तो फोर्थ पार्ट में हुआ। तो पार्ट नंबर फोर्थ के अंदर ये जो हैं तीनों, ये DPSP के बाहर आ गए। तो अब ये कह रहा है कि क्लेम ऑफ द SC and ST, तो क्लेम से पहले हमारे पास ये हो गया। तो क्लेम जब हम पहले वाला पढ़ते हैं हमारे पास ये कौन से पार्ट में आता है, जो ये है ये 17 पार्ट बताया मैंने आपको, बताया ये होता है 14वें पार्ट में, पार्ट नंबर 14। तो मदर टंग हो 17वें पार्ट में, 17 डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज डेवलप 17 एंड ST प्रमोशन टू द सर्विस पार्ट नंबर 14 विच इज़ द C आंसर। आई बात समझ में। DPSP के बाहर 3 तरह के पार्ट हैं, एक SC ST प्रमोशन, दूसरा है मदर टंग, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, दे हैव ओनली डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। SC ST का जो पार्ट नंबर है 14, मदर टंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज का पार्ट नंबर है 17। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो SC ST प्रमोशन वाला पार्ट किसके अंदर में है, वो है पार्ट नंबर 14। तो आपका सेकंड और क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट विल टेक सम टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इनमें से ऐसा कौन सा है जो फीचर फंडामेंटल राइट्स का है। पहली बात तो ये है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को दिए। इट कान बी वॉयलेटेड, इट कांट बी चेंज बट चेंज एट सम एक्सटेंट, मतलब वॉयलेट तो कर नहीं सकते, अगर वॉयलेट होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन पर लगा सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो दैट्स वाई वी कोड फंडामेंटल इज़ नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं होते बट क्वालिफाइड होते हैं। तो अगर हम देखें तो पारी एब्सोल्यूट तो नहीं है बट क्वालिफाइड है, ठीक है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्योरिटी चेक, भाई अगर स्टेट चाहे तो वो उसके रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है बट इट विल चेक बाय द कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि जो स्ट्राइक जो करने का पार्ट है, इट इज़ अ बिटवीन इंडिविजुअल एंड लिबर्टी सोशल कंट्रोल के पार्ट में आता है, सही है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आदमी बिल्कुल लाइबल भी है, फ्रीडम है क्योंकि उसको रिलीव्स मिले हुए, और सोशल कंट्रोल इसलिए है क्योंकि स्टेट कैन बी इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट आल्सो। तो पहला हमारा सही हुआ। दूसरी बात करते हैं, देयर इज सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल, ये सही है हमारा। फंडामेंटल जो जस्टिसेबल पहले मैंने बता दिया, यू कैन गो टू द कोर्ट इफ़ दे आर वोलेटेड। अच्छा इसके अंदर एक मैं बात बताना था, जैसे नेशनल, मैं यहाँ बताता हूँ आपको थोड़ा सा लिख के, अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं सिर्फ छोड़ के 20 और 21 को, ये नहीं होते। पहली बात, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर 6 पार्ट है, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। कब कब, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, इसको हम वार कहते हैं। पर ये सस्पेंड नहीं होते अगर इंटरनल इमरजेंसी हो, जिसको हम आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो 19 के अंदर 6 पार्ट है भाई, जैसे एसोसिएशन हो गया है ना, और स्ट्राइक करना हो गया, इस तरह के पीसफुल जो 6 होते हैं वो हैं। तो वो सस्पेंड हो जाते हैं अगर हमारे पास एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, पर सस्पेंड नहीं होते अगर इंटरनल इमरजेंसी हो। इंटरनल इमरजेंसी का मतलब आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक पार्ट में इसमें ये बात कर रहा था कि हमारे, तो भी हमारा सही है। थर्ड पे आ जाओ, दे आर सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, ये बिल्कुल सही है। जैसे आर्टिकल नंबर 19 ही है, 19 है, वो अवेलेबल सिर्फ सिटीजन के लिए, पर बाहर के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर द सेल्फ एग्जीक्यूटरी, इसका मतलब समझिए, सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, पहली बात तो आप ये देखो कि हमारे कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो लिमिट करते हैं, किस चीज़ को लिमिट कर रहे हैं। भाई फंडामेंटल के अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं जो मतलब ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल को लिमिट करते हैं। पहला है 31 एक्विजिशन ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट चाहे तो किसी का प्रॉपर्टी एक्विट करना है तो एक्विजिशन कर सकती है। पहले हमारे पास ये था कि राइट ऑफ टू द प्रॉपर्टी, जो बाद में हट के 300A हट गया था, वो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी हटाता, तो 31A के थ्रू ही हटाता, दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ द स्टेट। दूसरा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को हम थोड़े से लिमिट कर देते हैं इन द केस ऑफ द मिलिट्री आर्म्ड रिबेलियन एंड
जो ये मिलिट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 32। अगर हम मार्शल लॉ की बात करें तो कई जगह ऐसा मार्शल लॉ लगा हुआ है, जैसे मणिपुर, नागालैंड, इनमें हो गए, तो वो आर्टिकल नंबर 334। उस टाइम पे भी लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह नहीं होते। तो फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें तो 3 तरह पे लिमिट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 31A, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 34। 34 द मार्शल लॉ, 32 फॉर द फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्शंस बाय ऑन मिलिट्री आर्म एंड अदर मेडिकल सर्विस एंड मिलिट्री। 31A एक्विजिशन ऑफ स्टेट। तो अगर हम ये देखें 3 तो हमारे पास हो गए। अब देखते हैं फंडामेंटल मोस्टली डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं। जो ये लिखा हुआ है सेल्फ एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या है कि फंडामेंटल देखो ज़्यादातर हमारे पास इन्फोर्सेबल है, मतलब लगते ही लगते हैं, उसी को हम कहते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटिव। पर लेकिन बहुत सारे लोग के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा, पर वो हक किसको दिया? पार्लियामेंट के लिए। 4 बाय बिकॉज दे मेंटेन द यूनिफॉर्मिलिटी। तो अगर आप 4th देखो तो 4th हमारे पास लिखा ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी। ये हमारा थोड़ा सा गलत है क्योंकि सेल्फ सारे नहीं। तो हमारे पास आंसर हुआ कौन सा? ये आंसर। आई होप आपने सारा समझ लिया होगा। मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन को समझाया है जितने पॉइंट हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना कंसिडर्ड इज द फॉलोइंग, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम। बिल्कुल सही है। इट इज़ अ बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम इज बेनिफिट टू द सोशल इकोनॉमिकल सेंसस 21। यस, 2011 के बेस पे ही, सेंसस के बेस पे ही इसको मिला है। तो पहला सही हो गया, ये वाला भी सही है। तीसरा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नोडल एजेंसी, तीनों सही है। तो आंसर हुआ इसका 1 2 3 डी आंसर हुआ। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है, मतलब सही है। आओ चलिए, एक हमारी रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। ठीक है, इट इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो पहला लिखा है IMF, गलत। ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू निकलती है रिपोर्ट। इट रिलीज वंस अ टाइम, गलत। 2 टाइम्स, 2 बार रिलीज़ होती है। तो अगर हम 5वीं की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव रिपोर्ट की बात करें, तो इट इज़ रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक एंड स्पेशली फोकस ऑन द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी। इट इशू 2 टाइम्स। अगर देखो हम अगर थोड़ी जनरल बात करें तो हमारे पास रिसेशन कितनी बार आ चुके हैं अब तक? 1993 में आया था, 2009 में आया था, और अब जब कोविड आया 2020 के अंदर तो आया था। पर लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है 2023 के अंदर, उसमें कहा गया है कि ग्लोबल GDP थोड़ी बढ़ रही है, 1.7 हमारे पास बढ़ी है। तो दिस इज गिवन बाय दिस रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, इंडिया की भी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास 6.6% GDP हमारी 2023 तक हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ रीज़न क्या है? मतलब अगर किसी चीज़ की जो इकोनॉमी जो हमारी कम हो रही है, उसका रीज़न क्या है? अगर मैं 4 इकोनॉमी के लिए एग्जाम्पल आपको बताऊं तो पहली बात तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ना, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट 2, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट का कम होना, और रशिया यूक्रेन वॉर। ये 4 रीज़न हैं हमारे पास, जो हमारे पास ये। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो हमारे पास नाइदर हो गया, दोनों गलत हो गए, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो चलिए, 4th, अगर हम 4th की बात करते हैं, 4th है एलोकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द राज्यसभा सीट एंड यूटी 4 शेड्यूल में हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास सही है, ये तो हमारे पास बिल्कुल सही मैच कर रहा है। 6 शेड्यूल प्रोविजन द रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, ये सही है, पर लेकिन सारे शेड्यूल्ड एरिया को नहीं करता। इसके लिए क्या करता है? MMAT, मैंने याद करा हुआ है, MMAT। मणिपुर अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास होता है मणिपुर, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसको देख लो, MMAT याद कर लो आप। MMAT से क्या मिलेगा आपको? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन चारों के लिए है ये
सबके लिए नहीं है, ऑल नहीं है, तो सेकंड हमारा इसलिए गलत हुआ है। 10th शेड्यूल तुम्हें पता ही होगा हमारे पास, प्रोविजन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज अंडर द, ये किसके पास पावर होती है? स्पीकर के पास होती है। तो 1 और 3 आंसर होगा उसका। तो छठा आपके पास आंसर हो गया, ठीक है जी, डायरेक्ट था, कुछ कदले बात नहीं थी। 7th की बात अगर हम करें, 7th की बात हम सिंपल सी बात करें ओजोन से रिलेटेड, तो ओजोन क्या है? पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट जानते हैं। देखो एक ओजोन है ना, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, सन से लाइट आती है, इसका नाम है अल्ट्रा वायलेट, वो उसको रोकती है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट हमारी अर्थ पे नहीं आ पाती, तो वो जो लेयर उसको रोकती है उसका नाम है ओजोन लेयर। और जो ओजोन लेयर उस लेयर को रोकती है, अगर, अब बात ये है कि अगर ये लेयर हमारे पास नीचे आ जाए अर्थ पे तो क्या क्या होगा? 3 प्रॉब्लम है। एक तो स्किन कैंसर है, दूसरा प्लांट की ग्रोथ है वो हैम्पर होती है, तीसरा मरीन मरीन इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो उसका मतलब है ओजोन हमारे पास ज़रूरी है। कुछ टाइम पहले हमारे पास ओजोन में एक गड्ढा हो गया जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज़ नीचे अर्थ पे आने लगी। तो इसके लिए एक नया प्रोटोकॉल बना, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, MONTREL प्रोटोकॉल। ये जगह का नाम है, कनाडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द ओजोन गैसेज या ओजोन डिप्लेशन गैसेज से रिलेटेड है ये। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं। तो गैसेज याद करने के लिए पहले बात तो देखो मैं आपको सिंपल से बताऊँ ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है, एक तो ये होती है। एक होती है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 होती है। एक होती है हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, 3 तो मतलब ऐसे याद कर लो आप। तो उसमें देखो ये तो मिल ही रहा है, मैंने आप बता दिया। मिथाइल ब्रोमाइड ये भी है, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये आपको 5 याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहला, हाइड्रोक्लोरोकार्बन दूसरा, हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन तीसरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड फोर्थ, मिथाइल क्लोरोफॉर्म फिफ्थ, मिथाइल ब्रोमाइड 7th। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th हो गया। तो आंसर देखो तो आपका डी है। अच्छा, उसका सोर्स क्या है ओजोन के? अगर आप सोर्स देखो तो वो सोर्स क्या है? देखो पहला तो रेफ्रिजरेटर है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से निकलती है गैस, तीसरा है एरोसोल, ये प्लेन से होते हैं, या फिर जो क्लीनिंग सॉल्वेंट होते हैं ना उनके अंदर ये गैसेज होती हैं। तो 7th पार्ट आपका हो गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अब 8th की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी इज इनकॉर्पोरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़। थोड़ा सा पहले समझते हैं हल्का सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। देखो जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करोगे ना, ये कुछ ऐसी ड्यूटी हैं जो मतलब जो सिटीजन ऑफ इंडिया को करनी चाहिए। ये बाहर के जरूरी नहीं कि बाहर के लिए लोगों के लिए हो, पर लेकिन इंडिया होनी चाहिए। दिस इज रिकमेंडेशन इज गिवन बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी, एज इन क्वेश्चन इज गिवन। स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन आया और वो सेटअप हुई, कांग्रेस ने करा था 1976 के अंदर। जब रिकमेंडेशन को मान लिया गया तो 42 अमेंडमेंट हुआ और एक नया पार्ट क्रिएट किया, पार्ट नंबर 4A, और आर्टिकल दिए गया 51A। आई बात समझ में? 42वां अमेंडमेंट, पार्ट नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 51A, उसमें इसमें बात हुई। तो इसमें कह रहा है इनमें से क्या रखा गया, एम्पावर्ड द इम्पोज पेनल्टी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। ड्यूटी टू डिफेंड ऑफ द कंट्री एंड रिटेंड द नेशनल सर्विस व्हेन इज कॉल्ड टू सर्विस, ये सही है। ड्यू टू द पे भी नहीं है, एंड नो लॉ इम्पोज पेनल्टी ये भी नहीं है। तो आंसर सिंपल बी है इसका, कि ये हमारे पास है ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रिमेंड नेशनल सर्विस व्हेन इज कॉल्ड अप टू सो। ठीक है जी, 8वें का आंसर हमारे पास हो गया। 9th पे चलते हैं। CBI से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बड़ा ही खतरनाक है। CBI कह रहा CBI कौन सा फंक्शन नहीं है, थोड़ा सा बेस पढ़ते हैं। 1963 के अंदर एक कमेटी बनी, सतनामा कमेटी, और जो होम मिनिस्टर के अंडर में थी, अब तो पर्सनल मिनिस्ट्री के अंदर में। तो उन्होंने क्या करा, एक CBI बनाई और CBI से कहा कि भाई आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करोगे केस को जो करप्शन से रिलेटेड हो, मिसकंडक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट है या करप्शन से है या फिर रिश्वत से रिलेटेड है, उससे। तो पहला पढ़ते हैं, इन्वेस्टिंग द केस ऑफ द करप्शन, ब्राइब्स एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सही है। टेरर अटैक इंक्लूडिंग बॉम्ब, हाईजैकिंग,
शिप अटैक, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यूज़ ऑफ द वेपन। देखो इसके लिए एक नई अलग संस्था है, उसका नाम है NIA, जो सिक्योरिटी करती है इन चीज़ों की। तो थर्ड पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन सीरियस क्राइम हैविंग द नेशनल इंटरनेशनल कमेटी और गैंग्स ऑफ द प्रोफेशनल क्राइम्स, ये भी सही है। एंड मेंटेन द क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स एंड, सही है। जो CBI है ये हमारे पास मेंटेन करती है स्टैटिस्टिक्स को, क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स को। तो बस थर्ड सेकंड को छोड़ के तीनों काम करते हैं अगर हम देखा जाए तो उसका आंसर कौन सा हुआ? बी आंसर कह रहे हैं कौन सा नहीं करते, तो भाई यही नहीं करता, ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये काम किसका है? NIA का है। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 10 तक कराऊंगा मैं आज, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना भी है। चलो, यूनिवर्सल सीरियल बस USB टाइप C। देखो टाइप C का क्या मतलब है? टाइप अलग अलग पता ही है कि चार्जर अभी सब अलग अलग आ रहे हैं। तो BIS ने क्या करा, कि भाई BIS ने क्या करा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में आता है, उसने कम टाइप C निकालेंगे सिर्फ, जो कॉमन होगा, सबके लिए कॉमन होगा। इससे क्या होगा, जो हमारा ई-वेस्ट है थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो बस निकाला वो 24 पिन का है, मतलब USB जो है, जो निकलेगा 2025 के अंदर। ये कॉमन पॉलिसी अप्लाई की 2025 के अंदर। तो इट्स अ डबल साइडेड एंड 25 पिन। चलो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ डबल साइडेड, सही है। विद रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है। प्लस मैंने क्या बताया आपको, 24 पिन। इट इज़ नॉट बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी विद प्रीवियस USB टाइप, हाँ बिल्कुल सही है। भाई हमने बनाया है अब नया वाला, वो पहले बार से कंपेटेबल नहीं होगा, तो सही बात है ना। तो उसका आंसर है 1B है 2। तो मैंने आपको बता दिया है वाला क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि 2025 पे लागू होगी संस्था वाली। चलो अब मैं अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द हिस्ट्रिकल अंडर पाइपलाइनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द एक्ट्स इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनेंस ऑफ द फर्स्ट टाइम। तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1861 आंसर है, बहुत सिंपल है। तो 1861 के अंदर ये वाला राइट मिल गया था कि जो इंट्रोड्यूस करने वाला ऑफ ऑर्डिनेंस। तो सही है। क्वेश्चन नंबर 11 करें, मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि UPSC का पेपर अब ऐसे नहीं निकलेगा। UPSC पेपर निकलेगा जब आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। दो तरह की प्रैक्टिस है, जो आप पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, वो पढ़ते रहो, और दूसरी बात है क्वेश्चन करते रहो नहीं मेरे साथ। मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से अच्छे वाले। कुछ टाइम में मैं आपको इनसाइड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूँगा और कंप्लीट करूँगा पूरी की पूरी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।